हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का आरोह भाग 2 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कविता बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपका पाठ 7 है। तो सबसे पहले हम निराला जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम निराला जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ। वे हिंदी के छायावादी कवि स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने सन 1920 के आसपास लिखना शुरू किया। कलकत्ते में ये समन्वयन पत्रिका का संपादन करते थे। इन्होंने लेखन की शुरुआत कविता के माध्यम से की। इन्होंने साहित्य के कई विधाओं पर प्रचुर मात्रा में कहानी, कविता, निबंध, अनुवाद इत्यादि लिखे। लेकिन मुख्यतः ये एक कवि थे, कविताएं लिखते थे। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। इनकी मुख्य कविता संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका दूसरा भाग इत्यादि। बादल राग इनके अनामिका काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शोषित वर्ग के लिए आवाज उठाने का प्रयास किया है। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनके अनामिका संग्रह से लिया गया, और ये कविता शोषितों के प्रति उनके लिए आवाज उठाने की कविता। यह एक आवाहन गीत है बच्चों। और बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय रहा। मतलब उनकी बहुत सी कविताएं आपको बादल पर मिलेंगी। उनका प्रिय, अपना पसंद का विषय था बादल। तो इसमें वो बादल को आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ और बरसो और तुम नव निर्माण करो। मतलब बादल को यहाँ वो विनाशकारी रूप में भी देख रहे हैं और नव निर्माण के रूप में भी। कविता का एक बार पहले सारांश देख लेते हैं, फिर हम पंक्तियों का व्याख्या देखेंगे। तो सारांश देखिए। प्रस्तुत कविता बादल राग के शीर्षक से ही ये पता लगता है कि ये कविता बादल से संबंधित है। बादल राग, राग मतलब गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत बड़ी कविता है, जो कि 6 खंडों में प्रकाशित हुई। ये बहुत बड़ी कविता है। हम उसका बहुत छोटा सा पाठ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। परंतु पाठ्य पुस्तक में आखिरी खंड की पंक्तियां ली गई। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिरी खंड है, जो इस कविता के कई खंडों में विभाजित है ये कविता, और ये उसका आखिरी खंड से ये पंक्तियां ली गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को वर्षा ऋतु बहुत अधिक पसंद है। कवि के अनुसार बादल किसानों के लिए उल्लास के नवीन निर्माण का अग्रदूत है। जो कवि ने यहाँ पर बादल को किस रूप में देखा कि किसान के लिए बादल क्या है? किसान के लिए बादल उसके लिए उल्लास का प्रतीक है। मतलब जब बादल घिरते हैं तो किसान खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब बारिश होगी, हमारे खेत में सिंचाई हो जाएगी और हम नए बीज बो पाएंगे और हमारी फसल लहलहा उठेगी। तो बादल जो है वो किसान के उल्लास का, खुशी का कारण है, जो किसान के अंदर क्रांति की भावनाओं को जन्म देता है। और किसान के अंदर क्रांति की भावना है। क्रांति मतलब परिवर्तन की भावना। किसान को लगता है बस अब तो बारिश हो गई, अब तो बस चलो बीज बो और नई फसल निकल करके आ जाएगी। कवि के अनुसार बादल शोषित वर्ग के शुभ चिंतक के रूप में जाने जाते हैं, और बादल को उन्होंने शोषित वर्ग, जिसका कि शोषण हो रहा है, ऐसे वर्ग के शुभ चिंतक, बादल जो हैं वो वेलविशर हैं ऐसे शोषक वर्ग के, जिनका कि समाज में शोषण हो रहा है। तब बादल जो है वो वर्षा करते हैं और उन सब के दुखों को दूर कर देते हैं। तो ये 2 रूपों में यहाँ कवि ने बादल का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। तो अभी कविता देखते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी की आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। यहाँ बच्चों तिरती है समीर, समीर मतलब हवा, तिरती मतलब तैर रही है, सागर, समीर सागर, यहाँ पर एक युग्म शब्द है जिसमें बीच में हाइफन लगा हुआ है। समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। सुख कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं, आज है कल खत्म। दुख भी अस्थिर हैं, लेकिन यहाँ कवि ने कहा कि दुख जो है वो तो हमें लगता है बहुत कठिन है, लेकिन सुख का समय में बहुत थोड़ा लगता है। ऐसा लगता है कितनी जल्दी सुख का समय बीत जाता है। तो यहाँ सुख की जो समीर सागर है, समीर सागर हवा का समुद्र। यहाँ कल्पना देखिए, यहाँ पर उनके जो समीर सागर, उन्होंने समीर सागर जो विराट बिंब है इसमें, यहाँ पर जो बिंब मतलब एक दृश्य बिंब खींचा है कवि ने, और इतना बड़ा बिंब खींचा है। समीर सागर, हवा का जो सागर है, उस पर अस्थिर सुखों पर, हमारे सुख अस्थिर हैं, उन पर दुखों की छाया दिखाई दे रही है।
हवा का सागर है, आसमान में तिरती है, आसमान में समीर सुखों के सागर पर जो हवा का सागर है, जो आसमान में जो हवा का सागर है उसमें सुखों पर दुख की छाया दिखाई दे रही है। अभी तक सुख था, अब दुख की छाया दिखाई दे रही है। जग के दग्ध हृदय पर, जग के दुनिया का जो दग्ध मतलब तपा हुआ, दर्द से पीड़ित जो हृदय है, दग्ध मतलब बहुत तकलीफ में है, वेदना में जो हृदय है, उस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय विप्लव, निर्दय मतलब बहुत कठोर, निर्दयी विप्लव मतलब बाढ़ आ जाना, डुबो देना, सब विप्लव मतलब सब कुछ पानी में डूब जाना। तो ऐसे विप्लव होने वाला है, और कठोर विप्लव, बाढ़ आ गई, कोई पानी में डूब गया तो वो कैसा होगा, कठोर होगा। तो उस कठोर विप्लव की प्लावित माया, जिसमें सब कुछ डूबा है, ऐसी माया, ऐसा जादू चल रहा है उससे, और किसके ऊपर, जो दग्ध हृदय वाले, जो तपते हुए हृदय वाली जो दुनिया है उसके ऊपर प्लावित, वो डूब गई है। प्लावित मतलब डूबना। तो जो निर्दयी विनाश है उसके ऊपर बादल की बारिश हुई, और जो दग्ध हृदय की, तपती हुई हृदय के लोग हैं, दुनिया है, जग है, उसको बादल ने भिगो करके डुबो दिया, यानी उनके कष्टों को खत्म कर दिया, उनका संहार कर दिया। और यह तेरी रणतरी, और जो आसमान में बादल रूपी नौका आ गई है, रणतरी, रण मतलब युद्ध की, तरी मतलब नौका, ये जो तेरी युद्ध में लड़ने के लिए जो नौका तैयार है, भरी आकांक्षाओं के घन मेरी भरी गर्जन, भरी आकांक्षाओं से घन भरी गर्जन से सुजग सुप्त अंकुर, यानी यहाँ पर जो तेरी नौका है वो कैसी है, आकांक्षाओं के अस्त्र शस्त्र भरे हैं उसमें। हम लोगों के अंदर क्या है, अब बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो वो सब उसके अंदर भरी है। और नौका में जो अस्त्र शस्त्र हैं जिससे युद्ध करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो अस्त्र शस्त्र क्या है, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, उससे ये रणतरी भरी हुई है। और बेगर्जन से सजग सुप्त, और जो सोए हुए सजग हो गए हैं लोग, जो सो रहे थे, सुप्त अवस्था में थे, वो अब सब सजग हो गए हैं। अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, जो अंकुर धरती में, आशाओं के अंकुर जमीन में सोए हुए थे, बादल के गरजने से, बरसने से वो सजग हो गए हैं और उठ करके ऊपर आ गए हैं। नव जीवन की ऊंचा कर सर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, और वो अपने सर को ऊंचा करके धरती से बाहर निकाल करके ताक रहे हैं, ताक मतलब देख रहे हैं बादल की ओर, ए विप्लव के बादल। विप्लव मतलब विनाश के बादल। यहाँ पहली पंक्तियों में बादल को विनाश का प्रतीक बताया, कहा है तुम बादल हो, तुम विनाश करने वाले हो। पर किसका विनाश करने वाले, जो दुनिया के दग्ध हृदय हैं, तपते हुए हृदय हैं, उनके दुखों का विनाश करने वाले बादल। तुम आओ अपनी नौका लेकर के, रण वाली, युद्ध में जाने वाली नौका लेकर के आ गए हो, और उस नौका में क्या भरा हुआ है, हमारी आकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं, हमारी उम्मीदों की अस्त्र और शस्त्र हैं, उनको लेकर के तुम लड़ो और आकर के सब विनाश कर दो, जो हमारे दुख दर्द है उनका सबका विनाश कर दो। और वो ये देख करके, उनको आया देख कर, उन बादल वाली नौका को देख करके, जो जमीन के अंदर अंकुर सोए हुए थे, अंकुर बीज में से जो अंकुर निकलता है, बीज अंदर हम मिट्टी में डाल देते हैं, फिर छोटा सा अंकुर जमीन में से बाहर आता है, तो वो अंकुर, बादल, जब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, जमीन गीली होती है और बीजों में अंकुर फूट पड़ता है। तो वो जो अंकुर निकले, वो ऐसा लग रहा है वो धरती से सर अपना बाहर निकाल करके आसमान में बादल को ताक रहे हैं कि अरे बादल आ गए, अब विप्लव के बादल आ गए, ये विनाश के बादल आ गए, अब हमारे दुख के दिन बीते, दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना। तो अब हमारा विनाश हो जाएगा दुखों का, और अब हमारे सुख आ जाएंगे। तो यहाँ बादल जो है वो नई उम्मीदों का प्रतीक है, नई आशाओं का प्रतीक है, और विनाश का प्रतीक है। बादल विनाश भी करते हैं, नया जीवन भी देते हैं, बीजों को नया जीवन दे रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है, बादल कब आते हैं बच्चों, गर्मी जब बहुत तपती गर्मी, जून का मई जून का मौसम होता है, उस समय हम गर्मी से परेशान होते हैं। उस समय जब पहली बौछार पड़ती है बारिश की, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं कि अरे वाह बारिश हो गई। अब बारिश का मतलब गर्मी से जो तपता हुआ हृदय है हमारा, हमें थोड़ी शांति में, चलो अब थोड़ी गर्मी से राहत होगी। तो ऐसी ही राहत जो है वो उन बीजों को भी मिल रही है, उस किसान को भी मिल रही है, और उन दुखी जनता को भी मिल रही है जो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है।
उसके लिए वो बादल से कह रहे हैं, बादल तुम बरसो और आओ और विनाश कर दो, इन सब दुखों का विनाश कर दो। और जो तुम्हारी तरी है, रण तरी यानी युद्ध में जाने वाली नौका, उसमें हमारी आकांक्षाओं इच्छाओं के अस्त्र शस्त्र को लेकर आओ और आकर के गर्जन करो, घोरदार गर्जन करो, गर्जना करो, जिससे कि क्या होगा, जो सोए हुए जो अंकुर हैं, सुप्त अंकुर सजग हो जाएंगे, जग जाएंगे, और फिर जग करके वो पृथ्वी से बाहर निकल के ताकेंगे, बादल की तरफ देखेंगे कि हे बादल तुम आ गए, हे विप्लव के बादल। इसका व्याख्या देखते हैं बच्चों। पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पुस्तक पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 7 कविता बादल राग से ली गई है। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस पंक्ति में कवि ने बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक माना है। विप्लव और क्रांति, विप्लव मतलब विनाश और क्रांति कुछ नया होना। तो बच्चों क्रांति कब होती है? जब विनाश होता है तब क्रांति होती है। अगर हमें कुछ नया लाना है तो क्या करना पड़ता है? पुराना समाप्त करना पड़ता है, तब नया आता है। तो पहले बुराइयों का विनाश होगा, फिर क्रांति आएगी। तो यहाँ बादल जो है वो विप्लव का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। बादलों को क्रांति का प्रतीक बनाकर निम्न वर्ग के लोगों को सजग किया। और किसको सजग किया है? निम्न वर्ग के। जो आज़ादी के पहले की बात है, जब हमारे ऊपर इतनी अत्याचार, इतनी त्रासदी थी कि जो निम्न वर्ग था, किसान था, वो दुख दरिद्रता में अपना जीवन काटता था। तो उसको सजग किया है कि उठो, जागो, अब ये बादल आ गए हैं, अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हुए, अब तुम्हारा विनाश हो जाएगा दुखों का, और अब तुम्हारे लिए नई क्रांति का, नए जीवन का समय आ गया है। तो तुम वो जो बीज अंदर थे वो अब सजग होकर के जाग गए हैं और उस विप्लव के बादल को आवाहन कर रहे हैं। व्याख्या देखिए। जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बादल युद्ध की नौकाएं हैं। जो आसमान में सागर, समीर सागर है, जो हवा का सागर है, ऊपर बच्चों कितनी सुंदर कल्पना है कि आकाश को सागर बता दिया, बादल को नौका बता दिया। नौका में जो अस्त्र शस्त्र रखे वो हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, और वो लड़ने आए हैं और वो युद्ध करेंगे और आकर के हमारे दुखों का विनाश करेंगे। तो ये बादल युद्ध की नौकाएं हैं जो हवा और सागर के बीच में तैर रही हैं। कवि कहते हैं कि बादल रूपी नौकाएं निम्न वर्ग की आकांक्षाओं रूपी अस्त्र से भरी हैं। हे बादल, ये जो तुम्हारी गर्जना है रणभेरी के समान, जब रण शुरू होता है युद्ध तो एक बिगुल बजता है, रण युद्ध बिगुल, तो वो जो गर्जन, बादल गर्जन करते हैं ना, गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं, वो ऐसा लग रहा है युद्ध की उन्होंने रणभेरी बजा दी है कि अब तो युद्ध होके रहेगा। हे बादल, ये जो तुम्हारी गर्जना है रणभेरी के समान, जिसे सुनकर निम्न वर्ग सजग होकर आया है और वो तुम्हारी ओर आशा से देख रहा है। हे क्रांति दूत मेघों, तुम आओ और हमारे दुखों का विनाश करो। यहाँ बच्चों विप्लव के बादल में रूपक अलंकार है। विप्लव रूपी बादल नहीं कहा गया, विप्लव के बादल कहा गया। ये विनाश के ही बादल है, विनाश रूपी बादल नहीं है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। भाषा कैसी है? सरल भाषा है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है और प्रतीकात्मक शैली। यहाँ बच्चों बादल, हवा, आसमान, इन सब की तरफ इशारा करते हुए कवि कुछ लोगों को, दुनिया को, जनता के दुखों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ सिंबॉलिज्म है, यहाँ प्रतीकात्मक भाषा है। और जो अंकुर है वो किसका प्रतीक है? वो निम्न वर्ग की शोषित जनता का प्रतीक है, जो त्रस्त है, अत्याचारों से परेशान है, दुखों से, दरिद्रता से परेशान है, उसका प्रतीक है वो जो बीज है। आगे की पंक्ति देखिए। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असिन पात में शापित उन्नत, शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। अभी बच्चों यहाँ पर कवि कह रहा है कि निराला जी कहते हैं कि बादल तुम बार बार गरजते हो और भीषण वर्षा करते हो और तुम्हारी गर्जन को सुनकर संसार भयभीत हो रहा है। बादलों में चमकने वाली बिजलियों से जैसे बड़े बड़े पहाड़ खंडित हो जाते हैं, उसी प्रकार शोषित वर्ग जब हुंकार भरता है तो बड़े से बड़ा पूंजीपति का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। यहाँ बच्चों पंक्तियां देखिए। फिर बार बार गर्जना हो रही है आसमान में, वर्षण है मूसलाधार, और जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, और ये दुनिया जो है अपना हृदय थाम लेती है। कई बार बादल गरजते तो हम एकदम डर जाते हैं ना, तो हृदय थाम लेता संसार, इतनी गर्जना, इतनी जबरदस्त गर्जना हो रही है कि संसार जो है वो डर के अपना हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और इस समय जो घोरदार हुंकार रहे हैं, हुंकार मतलब चीख रहे, चीत्कार है, जो हुंकार भर रहे हैं अपना, असनिपात में शापित उन्नत, शत शत वीर। असनिपात, असनी मतलब बिजली, पात मतलब गिरना। जब बादल गरजते हैं तो कई बार बिजली गिरती है, तो बिजली गिर रही है
और वो जो असनिपात हो रहा है उससे शापित उन्नत शत शत वीर, जो बड़े अपने आप को वीर कहते थे, शत शत सैकड़ों वीर जो है वो धराशायी हुए पड़े हैं जमीन पर। शापित जैसे शाप ग्रस्त होकर के वो उन्नत शत शत वीर जो थे वो जमीन पर पड़े हुए हैं। ये किसके लिए कहा गया? वो जो पूंजीपत वर्ग है, जो निम्न वर्ग की जनता पर अत्याचार करता है। जब निम्न वर्ग की जनता जागती है, सजग हो जाती है, क्रांति के लिए उठ खड़ी होती है और हुंकारती है, तो बड़े से बड़े पूंजीपति वर्ग वाले भी जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। तो युद्ध में क्या होता है? जब युद्ध होता है तो कितने बड़े बड़े योद्धा भी जो है वो धराशायी हो जाते हैं। अगर वो कमज़ोर हो गए या कमज़ोर वर्ग जब उठ के खड़ा हो जाता है, क्रांति आती है, तो बड़े से बड़े योद्धा भी जमीन पर पड़े होते हैं। शत विकसित हत अचल शरीर, और शत विकसित होकर के जब युद्ध होता है तो क्या होता है? युद्ध के भूमि में हाथ कटा, पैर कटा, सर कटा, जमीन पे शव पड़े होते हैं। शत विकसित मतलब टूटे फूटे शरीर पड़े हैं, हत चोट खाए शरीर, अचल शरीर, अचल मतलब हिल नहीं रहे हैं, आज वो शरीर अचल हो गए हैं। और बड़े से बड़े जैसे पर्वत जो है वो जब बिजली गिरती है तो पर्वत टूट जाते हैं, उसी तरह से आज जो विनाश का बादल आया है तो सब बड़े बड़े अचल शरीर अचल पड़े हुए हैं, जो हिल भी नहीं सकते। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो अपने आप को कभी गगन स्पर्शी समझते थे, वो पहाड़ जो गगन स्पर्शी हुआ करते थे, आसमान को छूते थे, आज जमीन पर पड़े हुए हैं। यानी जो पूंजीपति वर्ग अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता था, स्पर्धा करता था, एक दूसरे से पैसों के लिए होड़ करता था और निम्न वर्ग की जनता को दबाता था, वो आज जमीन पर शत विकसित होकर के चोट खाया हुआ जमीन पर पड़ा है। कब? जब निम्न वर्ग जागृत होता है और वो उठ खड़ा होता है क्रांति के लिए, और साथ में बादल उसका साथ देता है, और जब क्रांति होती है, विनाश के बादल आते हैं, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है और बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। जब शोषित वर्ग हुंकार भरता है, जब तक शोषित जनता शोषण सहती रहती, यही तो हुआ था आज़ादी के समय। जब तक हम सहते रहे 200 साल लगे हमको इस गुलामी से पार पाने में, जबकि हमारा देश हमारे ऊपर बाहर से आए थे व्यापार करने और हमारे ऊपर शासन करने लगे। जब जनता ने त्रस्त होकर के, परेशान होकर के जब खड़ी हो गई और हुंकार भरी कि अब तुमको जाना होगा, छोड़ो, भारत छोड़ो, तब जो है वो क्रांति आई और जो बड़े से बड़े पूंजीपति वर्ग यानी जो हमारे दुश्मन थे, उनका घमंड चूर चूर हो गया और अंत में उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। वही बच्चों हमारी जो जमींदारी संस्था थी, जमींदारी प्रथा जो हमारे देश में शुरू हो गई, जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं वो क्या करते हैं? अपना पैसा अपना भरते रहते हैं, अपना देखते हैं, जनता मर रही है तो मरे। लेकिन जिस दिन जनता आवाज उठाती है उस दिन विनाश होता है और क्रांति आती है, बदलाव आता है। तो यहाँ वो आवाहन कर रहे हैं बादलों से कि आओ और ऐसी क्रांति करो जिससे कि सब इनका घमंड चूर चूर हो जाए। फिर बार बार, सुन, चत, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बहुत सुंदर प्रयोग है उसका। और वज्र हुंकार में रूपक अलंकार है, वज्र रूपी हुंकार नहीं है, वज्र हुंकार, जो वो हुंकार बढ़ते हैं उसको वज्र की हुंकार है वो। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, बहुत सुंदर का पंक्तियां हैं बच्चों और इम्पोर्टेंट भी। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शस्य अपार, हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अभी यहाँ कवि कह रहा है हंसते हैं छोटे पौधे, जो छोटे छोटे यानी निम्न वर्ग जो है वो हंस रहा है, वो खुश हो रहा है। जब बाढ़ आई, विनाश की बाढ़ आई बच्चों, तो या कोई भी विनाश होता है तो बच्चों किसका नुकसान होता है? जिसके पास कुछ होगा उसका ही तो नुकसान होगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या नुकसान होगा? कोई बाढ़ आती है, कोई साइक्लोन आता है तो नुकसान किसका होता है? किसके घर बहते हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, बड़ा बड़ा सामान है, गाड़ी बंगला है, उनका बह जाएगा तो नुकसान होगा। गरीब की झोपड़ी में है ही क्या, बह गई तो वो दोबारा किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी झोपड़ी बना लेगा। तो हंसते हैं छोटे पौधे, जो निम्न वर्ग है वो खुश हो रहा है कि अब विनाश हुआ, अब क्रांति होगी और कुछ हमारा भला होगा। लघु भार शस्य अपार, और शस्य लघु भार छोटे छोटे पौधे जो अभी निकले हैं, जमीन में बारिश हुई तो छोटे छोटे पौधे, तो छोटे पौधे का नुकसान नहीं होता। जब विनाश होता है तो बड़े पेड़ जो है वो धराशायी हो जाते हैं। व्याख्या देखिए बच्चों, इस कविता की कवि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा के आने पर जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो जाते हैं,
इसी प्रकार क्रांति रूपी बादल के आने पर शोषित वर्ग यह सोचकर खुश हो जाता है कि अब इस क्रांति के बाद पूंजीपति के द्वारा उन पर किया जाने वाले शोषण का अंत निश्चय ही हो जाएगा। यहाँ पे जो कविता थी उसमें क्या था, वो हाथ हिला हिलाकर हिल खिल खिल हाथ हिलाते, वो नीचे से हाथ हिला रहे छोटे छोटे पौधे, खुश हो रहे हैं बादल को देख करके। लघु भार जो अभी छोटे हैं, लघु मतलब छोटे, भार जिनमें अभी भार नहीं है। शस्य अपार, शस्य मतलब हरियाली, उनमें बहुत अच्छी हरियाली, वो हरे 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 हो गए, बिल्कुल बारिश आने से एकदम हरे हरे नए नए पौधे निकल आए हैं और वो हिल रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाथ हिलाते हैं और तुझे बुलाते हैं, बादल को बुला रहे हैं। तुझे बुलाते विप्लव रव, विप्लव मतलब विनाश के बादल, रव मतलब बादल, विप्लव मतलब विनाश। हे विनाश के बादल, वो तुम्हें बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब ये विनाश के बादल आएंगे तो क्या होगा, इन छोटे लोगों को शोभा मिलेगी, इनकी शोभा बढ़ेगी, इनके दुख दूर होंगे। तो वो खुश हो रहे हैं और हरे भरे हो गए हैं और वो बादल को बुला रहे हैं इस उम्मीद में कि ये बादल आएंगे, विनाश होगा और फिर पूंजीपति वर्ग से जो कष्ट हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। आगे की पंक्ति देखें। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यहाँ बच्चों अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका वो जो बड़े बड़े महल हैं, ऊंचे ऊंचे महल किसके होंगे, पूंजीपतियों के। आतंक भवन, वो इस समय आतंक भवन बने हुए हैं। आतंक मतलब डर के भवन। कोई विनाश होता है तो कौन डरता है सबसे ज्यादा, वही बात, जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा डरेगा। हाय मेरा सोना ना चला जाए, मेरा बंगला ना चला जाए, हर मेरी गाड़ी ना चली जाए। जिसके पास कुछ है नहीं वगैरह क्या होगा, जाएगा हम फिर बना लेंगे। तो वो जो अट्टालिकाएं हैं वो अट्टालिकाएं नहीं रहेगी, वो आतंक भवन है। सब थर थर कांप रहे हैं जिस समय विप्लव के बादल आए हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। सदा पंख मतलब कीचड़, कीचड़ पर ही होता है विप्लव प्लावन। बाढ़ आती है तो कहाँ होता है, कीचड़ के ऊपर बाढ़ आती है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, तो कीचड़ के ऊपर बाढ़ आती है और जो कमल निकलता है उसके ऊपर वो कमल कीचड़ में खिल जाता है और खिल जाता है और उसके ऊपर छलकता नीर, वो जो उसके ऊपर पानी की बूंदें होती हैं उससे वो शोभायमान होता है। क्या मतलब बच्चों कि जो बाढ़ आती है वो किसको डुबो देती है, कीचड़ को डुबो देती है। कीचड़ नीचे चला जाता है, ऊपर बाढ़ आ गई, लेकिन जलज जो है यानी कमल जो है जो कि कीचड़ से ही निकला है वो पानी देख करके खुश हो जाता है। और जब वो खिला होता है तो उसके ऊपर जो बूंदें पड़ी होती हैं, आपको पता है ना कमल के पत्ते पर पानी की बूंद से वो गीली नहीं होती, उसके ऊपर बूंदें पड़ी होती, वो उसकी उन बूंदों से शोभायमान होता है, वो खुश होता है। तो क्या मतलब है, विनाश होगा तो किसका विनाश होगा, पूंजीपतियों का। यहाँ कीचड़ से प्रतीक दिया है कि पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा, वो बाढ़ में डूब जाएंगे और वो जो कीचड़ से खिलने वाले कमल है यानी वो जो निम्न वर्ग है वो जो है वो शोभा पाएगा। शुद्र मतलब निम्न, प्रफुल्ल जलज से खुश होना, जलद मतलब कमल से सदा छलकता नीर, उस पे से सदा नीर छलकेगा और वो कैसा होगा, खुशी का नीर होगा। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो कमल जो है वो कीचड़ में भी रह करके खिला रहता है और सुंदर रहता है, वैसे ही कीचड़ में भी रहने वाले जो निम्न वर्ग है वो दुख में, बीमारियों में भी हंसता है और वो जो छोटे छोटे नए पौधे हैं उनका सुकुमार शरीर जो वो खिल जाएगा और वो इस कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाएगी और फिर वो खिल करके उनकी वृद्धि होगी। तो यहाँ जो बाढ़ और क्रांति है वो किसके ऊपर गिरेगी, किसके ऊपर बिजली गिरेगी, पूंजीपतियों के ऊपर, और उनका विनाश होगा। उनके कष्टों से जो वो लोगों के ऊपर अत्याचार करें उससे निम्न वर्ग को छुटकारा मिलेगा। निम्न वर्ग यहाँ कमल का प्रतीक है। व्याख्या देखिए, इस पंक्ति में कवि कहता है कि पूंजीपति वर्ग के लोगों को क्रांति आने का डर सताने लगता है। क्रांति के कारण उनके ऊंचे ऊंचे भवन न गिर पड़े, कहीं उनके आतंक और अत्याचार के कारण ये गरीब और शोषित वर्ग को लोग उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। पूंजीपति हमेशा निम्न और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। जब अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है।
भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर होता है। यही जल जब कमल की पंखड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। जब बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, कोई आपदा आती है तो उससे पूंजीपति वर्ग को ज्यादा, जैसे नोटबंदी हुई थी बच्चों, तो किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ? जिनके पास ज्यादा नोट थे उनका नुकसान हुआ, जिसके पास नोट कम थे उसका क्या नुकसान हुआ? 1 आध 2 हजार का नोट मिला या बड़े नोट थे, वो जाके बैंक में जमा कराए हम लोग। अब जिसके पास काला धन, गड्डियां जमा थी, वो बेचारा नहीं कर पाया। तो जब विनाश आता है तो नुकसान किसका होता है? पूंजीपतियों का। निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग और कष्ट की दशा में भी मुस्कुराते हैं। जो गरीब जनता है, निम्न वर्ग है, वो कष्टों में, दुखों में भी खुश रहने वाला है। तो वो क्या होता है? वो खुश हो जाते हैं। वो क्रांति रूपी बादल के आने से डरते नहीं हैं, वो और प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अब ये विनाश होगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और बड़े लोग, पूंजीपति वर्ग, वो जो है वो उस विनाश से डर जाए कि ये तो मेरा सारा सब कुछ ले डूबेगा। तो यहाँ पर बादल से ऐसे ही क्रांति की बात की जा रही है, ऐसे ही विनाश की बात की जा रही है कि ऐसा विनाश करो कि इन पूंजीपतियों का पूरा विनाश हो जाए। और जो निम्न वर्ग है वो, उसके अंकुर, उसके छोटे बच्चे, शैशव मतलब नन्हे बच्चे, अभी जो अभी युवा हो रहे हैं, उन बच्चों में जान आ जाए, वो और हरे भरे हो जाए और उनमें वृद्धि हो, उनकी सारी दुख जो है वो दूर हो जाए। यहाँ बच्चों पंख, पर, पापा, अंगना, अंग अनुप्रास अलंकार है। पंख जो है कीचड़ किसका प्रतीक है? निम्न वर्ग का। और अट्टालिका पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। और यहाँ लेखक ने पूंजीपति वर्ग पर तीखा व्यंग किया है। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। रुद्ध कोश है शुभ तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारा। पंक्तियां देखिए बच्चों, पंक्ति से समझ में आएगा। रुद्ध कोश है शुभ तोष। रुद्ध कोश भरे हुए हैं, मतलब अब उसमें रखने की जगह नहीं है। इन्होंने अपने जो पूंजीपतियों ने अपनी तिजोरियां भर रखी हैं, अब रुद्ध हो गए हैं, उनमें जगह नहीं बची। शुभ तोष, लेकिन अभी उनका तोष जो है वो शुद्ध है, अभी संतोष अब भी नहीं आया। इन्होंने सब कुछ छोटे लोगों से लूट लूट कर अपनी तिजोरियों में भर लिया, लेकिन संतोष इनको अभी भी नहीं आया। अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना अंग घरों में, अंगना मतलब घर, अंग मतलब शरीर से लिपटे हुए, अपने घरों में अपनी बीवियों के पल्लू में छिपे हैं, अपनी प्रेमिका के अंगों से लिपटे हैं। मतलब इतने कमजोर हैं ये, इतने पैसे वाले ऊंचे होने के बाद भी दिल से कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? क्योंकि इनके पास इतना माल भरा है, जरा भी विनाश से ये डर से कांपने लगते हैं, कहीं रेड पड़ गई, इनकम टैक्स भी तो हमारा तो सब गया। रेड से कौन डरता है? गरीब तो नहीं डरता। वो पुलिस घर में आ गए, इनकम टैक्स वाले कहेंगे हाँ साहब क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं, देख लीजिए। पर जो अमीर पूंजीपति वर्ग है वो तो पुलिस को, कस्टम ऑफिसर्स को देख करके डर के मारे मर जाता है वो तो वो कह रहे हैं ये जाके अपनी बीवियों के से लिपट गए हैं डर के मारे और आतंक से कांप रहे हैं ये, और इनका कोष जो है वो रुद्ध हो गए हैं, तिजोरियां भर चुकी है, लेकिन संतोष अभी भी नहीं हुआ। आतंक अंक पर कांप रहे और गोदियों में बैठे हुए, बीवी के पल्लू में छिपे डर के कांप रहे हैं। धनी कौन? धनी वर्ग, पूंजीपति वर्ग। वज्र गर्दन से बादल, जैसे ही बादलों का गर्जन होता है उसके वज्र की हुंकार से डर के मारे कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, और डर के मारे उनकी आंखों, अपना मुंह ढाक ले रहे। जब कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? मुंह ढाक लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने से क्या आपदा चली जाएगी? नहीं ना। लेकिन ये इतने डरे हुए हैं कि अपना मुंह ढाक रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। अब किसकी बात की जा रही है? किसान की बात। जीर्ण बाहु, जीर्ण मतलब कमजोर हाथ है, शीर्ण शरीर, कमजोर, दुबला पतला कमजोर शरीर है। किसका? तुझे बुलाता कृषक अधीर। और वो जो किसान जो खेत में काम कर रहा है, वो उसके बाहु भी कमजोर हो गए हैं, ना खाने को कुछ है, ना उसके पास कोई संपदा बची है, ना उसकी खेती है, अकाल पड़ रहा है, उसका शरीर भी कमजोर हो गया, उसके बाजू भी कमजोर हो गए हैं, वो अधीर हो चुका है, उसने धैर्य छूट गया है। अब वो कह रहा है अब मैं क्रांति को तैयार हूं। और वो विप्लव के वीर, विनाश के जो वीर है, कौन है? बादल। वो बादल को बुला रहे हैं कि हे विनाश के वीर तुम आओ। चूस लिया है उसका सार। किसका? कृषक का। कृषक के शरीर में जो कुछ रस था वो सब चूस लिया। किसने? इन पूंजीपतियों ने। जमींदार बच्चे पहले
अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को जमींदार बना दिया और उनसे कहा इन सारे जो किसान हैं इनसे अनाज छीन के लाओ। तो जितनी भी पैदावार होती थी वो सब अपने घर ले जाते थे, एक आध बोरी उनको दे देते थे कि इससे काम चलाओ और ये तो सरकार के पास जाएगा। और यहाँ हमारे भारत का गेहूं जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो यहाँ से ले जाती थी अपने देश, और जो गंदा वहाँ का लाल रंग का गेहूं होता था खराब, वो हमारे देश की जनता को दिया जाता था। तो हमारा किसान साल भर मेहनत करता था और उसका सारा अन्न जो है वो ये सरकार, ये पूंजीपति वर्ग, हमारे ही लोग जो इनको जमींदार बना दिया गया, वो हमसे छीन लेते थे। तो किसान के रस को चूस लिया था, उसका सार जो कुछ उसके पास था वो सब चूस लिया था। हाड़ मात्र ही है आधार। अब उसके पास केवल एक हड्डी का, एक शरीर का पुतला, एक हड्डी का पुतला रह गया था। वो उसके पास अब मांस खून बचा ही नहीं था, सब कुछ इन लोगों ने चूस लिया। वो हाड़ मात्र रह गया था। उसके जीवन का वही एक आधार था, क्या? वो बादल। ए जीवन के पारावार, पारावार मतलब समुद्र, पारावार मतलब समुद्र। हे जीवन के समुद्र, तुम जीवन देने वाले हो, समुद्र हो, तुम जीवन के समुद्र हो, यानी तुम जीवन देने वाले हो। हे बादल आओ, अब एक तुम्हारा ही आधार रह गया है, अब तुम ही कुछ चाहोगे तो होगा। इन लोगों ने तो उसका सारा सार नोच लिया, सब कुछ चूस लिया है। उम्मीद है समझ आया होगा बच्चों। इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बादल रूपी क्रांति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके उनकी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया है। गरीब लोगों की धन दौलत हड़पने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं आया, उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए निम्न वर्ग अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए क्रांति करने को तैयार है। कवि कहता है कि हे क्रांति रूपी बादल, तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना को सुनकर पूंजीपति वर्ग लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंग से लिपट रहने पर भी इतने भयभीत हो गए हैं कि बादलों की वज्र हुंकार सुनकर उनकी आंखें और मुंह उन्होंने ढांक लिए हैं। कवि कहता है, हे क्रांति के वीर बादल, किसान वर्ग के लोग तुझे अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पूंजीपति लोगों ने किसान के खून को चूस लिया है, इसीलिए उनका शरीर कमजोर हो गया है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने किसान वर्ग के जीवन का रक्त रूपी सार चूस लिया है और अब वह हड्डियों का मात्र ढांचा रह गया है। हे जीवन के सागर, तुम्हें ही इन पूंजीपति जैसे राक्षसों का अत्याचार करना होगा और बचा करके इन्हें नया जीवन प्रदान कर सकते हो। तो वो बादल से कह रहे हैं। यहाँ बच्चों बादल किसका प्रतीक है? उस निम्न वर्ग का, उसको जगा रहे हैं कि तुम जगो, तुम क्रांति करो, जो सोए बैठे हो कुछ नहीं होगा, उठो जागो, अपने अंदर क्रांति की भावना लाओ, लड़ो इनसे, तब इससे छुटकारा। और वही हुआ था। जब तक हम सहते रहे, जिस दिन हम भिड़ गए उस दिन हमारे गरम खून नरम खून दोनों दल थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा का साथ चलते थे और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और ये सब लोग जो है वो कहते थे ठीक है लड़ो, हम तो खून भी देने को तैयार हैं। तब जाकर के जब दोनों तरह से हमने युद्ध करा है, क्रांति करी है, तब जाकर के हमको आज़ादी मिली। जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब यहाँ गुजारा नहीं, अब अगर रुके तो ये मारे जाएंगे, तब ये हमारा देश छोड़ करके भागे। लेकिन जाते जाते भी वो हमारे देश को बर्बाद करके गए, हमें दो हिस्सों में बांट गए, हमारे देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी हमने वो आज़ादी बहुत मुश्किल से पाई है और इसीलिए ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चों, क्योंकि हम और आप तो आज़ाद देश में पैदा हुए, हमको उसका दर्द नहीं पता कि ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। आप लोगों को ये सब इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये कहीं ये दर्द अपने दिल के कोने में जगा के रखो कि ये आज़ादी बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिली है हमको। यहाँ बच्चों शीर्ण शरीर में शाशा की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, बहुत सुंदर जो दयनीय दशा है किसान की उसका सजीव चित्रण किया गया है। और कविता कैसी है? जोश वाली, ओज से भरी हुई कविता। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। निराला जी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये कविता आपके पाठ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैराग्राफ देखिए, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या तो प्रश्नोत्तर में पूछा जा सकता है। ये कविता प्रश्न पत्र में आएगी ही आएगी, किसी भी रूप में आए, चाहे पठित के पदखंड में आए और चाहे आपसे इसके प्रश्न पूछे जाएं। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो प्रश्न करके कमेंट में पूछिए। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।